शिवसेना नेता सांसद संजय राउत जेल से रिहा हुए। रिहा होने के बाद उनका पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इस समय मुंबई में हमारे साथी साहिल जोशी के साथ संजय राउत मौजूद हैं। ओवर टू यू साहिल। सहित 103 दिन के बाद संजय राउत कल बाहर निकले हैं। आर्थर रोड जेल से उनकी रिहाई की गई है, लेकिन जिस तरीके से संजय राउत की रिहाई करते समय पीएमएलए की अदालत ने जो बेल ऑर्डर दिया है, उसके बाद संजय राउत का जो रुतबा हमने देखा कल बाहर निकलने के बाद, और जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, कल रात को उन्होंने भाषण किया, आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसके बाद कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। आज आदित्य ठाकरे भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। ये कई सारे मुद्दे हैं। 103 दिन पहले जब संजय राउत जेल में गए थे, तब शिवसेना का चुनाव चिन्ह ये तीर कमान था। जब वहां से बाहर निकले, तब शिवसेना का नाम शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे हो चुका था, और उसके साथ में उनका चुनाव चिन्ह भी मशाल हो गया था। ये सारे मुद्दों पर हम संजय राउत से बात करेंगे। संजय जी, 100 दिन का समय काफी बड़ा समय होता है राजनीति में, खास करके। आपने कभी सोचा था कि आपको इस तरीके से जेल में जाना पड़ेगा? आप आरोप लगा रहे हैं कि आप बहुत बोलते थे, इसके वजह से आपको जेल में जाना पड़ा। क्या बहुत बोलना या इस देश में बोलना यह अपराध है? और मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मुझे बोलने का अधिकार इस देश में नहीं होगा, एज ए पार्लियामेंट्रियन, एक पार्टी का नेता होने के नाते, एक संपादक एडिटर होने के नाते मेरा काम है। अगर मुझे बोलने का अधिकार नहीं है तो इस देश में स्वतंत्रता संग्राम व्यर्थ गया, ऐसा मैं मानता हूं। इस देश में सब लोग, मोदी जी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, अमित शाह जी बोल रहे हैं गृह मंत्री, सब लोग बोल रहे हैं, कौन नहीं बोल रहा है? लेकिन हमारे जैसे कुछ लोगों के बोलने से अगर सरकार को लगता है कि उनका बोलना सरकार के लिए खतरा है, तो मुझे लगता है ये सरकार कमजोर है। मैं मानता हूं मोदी जी एक ऐसे नेता है, उनके पास एक ऐसा बहुमत है, अपने विरोधियों से डरने के बजाय ये सरकार ने उनसे बातचीत करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं हो रहा है। डिबेट करने वाले को गुनहगार, अपराधी बनाया जाता है, जेल में डाला जाता है। देखिए लालू यादव जी कितने साल जेल में रहे, कारण कुछ भी हो, उनकी उम्र देखिए, अब उनकी दोनों किडनी खराब हो गई है। सब लोग एक डर में जी रहे हैं। लेकिन जब ये डर खत्म होगा ना, तो इस देश में जिस प्रकार की क्रांति होगी, आप उससे सामना, चाहे अपने पास कितना भी बहुमत हो, आपको सामना करना कठिन होगा। भारतीय जनता पार्टी से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम तो उनके सबसे वफादार दोस्त रहे हैं 25 साल से। हमारा डीएनए एक है दोनों का। कभी हमने मोदी जी हो या उनके सभी साथी हो, कभी व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी नहीं की हमने। ये तो भूमिकाओं का झगड़ा है। लेकिन बीजेपी तो कहती है, उस दिन देवेंद्र फडणवीस इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए थे, उन्होंने कहा कि आपने उनके पीठ में छुरा भोंका। आपने 2019 में जिस मैंडेट पर आपको चुना गया था, वो छोड़कर आप कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए था। वो आपको दोस्त नहीं मान रहे हैं। मैंडेट ये भी था कि पावर शेयरिंग 50-50, इस विचार को मैंडेट मिला था। और ये तो मीडिया के सामने बात हो गई थी, लोगों के सामने। और हमारी शिवसेना, असली शिवसेना तोड़ने के बाद, हमारा धनुष्य बाण, तीर कमान को नष्ट करने के बाद, आप लोगों ने उस मैंडेट को आगे लेके गए। जो टूटा हुआ फैक्शन है उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया, तो पहले क्यों नहीं बनाया? आप अभी बोल रहे हैं शिवसेना को हमने मुख्यमंत्री पद दिया, शिवसैनिक को। लेकिन जब ये बातचीत हो रही थी तब आपने इनकार कर दिया। लेकिन आपने अभी उस व्यक्ति को दे दिया मुख्यमंत्री पद जिसे हम भी बनाना चाहते थे उस वक्त। अगर आप कह रहे हैं कि आप खुद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? हाँ, ये निर्णय था पार्टी का। ये पार्टी का उस वक्त निर्णय था। अगर ये अब हमारी बात मान जाती है मुख्यमंत्री पद की, बीजेपी मान जाती, हाँ, जो हमने बातचीत हो गई थी या जो एक दूसरे के साथ जो एग्रीमेंट हो गया था, तो एकनाथ शिंदे असेंबली के जो पार्टी के नेता थे, वो विधिमंडल पार्टी के नेता थे, गुट के नेता थे,
तो वही बन जाते। और कौन था? उद्धव जी तो नहीं बनना चाहते थे उस लेकिन वक्त। हुए कौन? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। वो दूसरी परिस्थिति में बन गए। अगर बीजेपी अपने शब्द पर कायम रहती तो एकनाथ शिंदे बन जाते ना, जो अभी आपने अभी बनाया। पार्टी तोड़ने के बाद, पार्टी तोड़ने की पूरी साजिश सफल होने के बाद उसका इनाम दिया है आपने, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी। ये तो ऐसे भी बन जाते अगर हम एक साथ रहे थे, हमारी दोस्ती थी, विचार एक था, हिंदुत्व का विचार था, हम मुख्य विचारधारा में काम करने वाले लोग थे एक दूसरे के साथ। तो हमने बार बार आपको समझाया कि हमारी ये बातचीत हुई है, आपके साथ एग्रीमेंट है, लेकिन आप बातचीत करने को तैयार नहीं थे। लेकिन आपने जो टूटा हुआ फैक्शन है, जो पार्टी तोड़कर चला गया आपके साथ, उसको मुख्यमंत्री बनाया है। मुझे पॉलिटिक्स पे आना है, लेकिन उससे पहले आपकी जो केस है उस पर मुझे बात करनी है, क्योंकि आरोप आप पर यह लग रहा है, जैसे बीजेपी के ट्वीट्स मैंने कई देखे, उसमें उनका कहना है कि आप जिस तरीके से खुशी मना रहे थे जेल पर से बाहर निकलने के बाद, मानो जैसे कोई क्रांतिकारक है। मैंने नहीं खुशी उनका ये मनाई कहना है। था कि आप तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंदर गए थे। कौन सी खुद मनी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा और इसीलिए तो आपको सिर्फ अपोजिशन में ही मनी लॉन्ड्रिंग वाले हैं क्या? उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, या और राज्य में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां नहीं है? केंद्र में कोई नहीं है, महाराष्ट्र में और कोई नहीं है? सिर्फ झारखंड में हेमंत सोरेन है, पश्चिम बंगाल में अभिषेक मुखर्जी है, या कोई ममता जी के जो अभिषेक बैनर्जी है, बिहार में तेजस्वी यादव है, कर्नाटक में डी शिव कुमार है, दिल्ली में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हाँ मल्लिकार्जुन खड़गे, हाँ ये है। महाराष्ट्र में हम है, या और अपोजिशन के लोग हैं, अनिल देशमुख है, और जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चलने वाली थी हमारे पार्टी में, उसको तो आपने आपके भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में डालकर शुद्ध कर दिया, और अभी वो ईडी का केस खत्म हो गया सब। ठीक है, मैं उसका ऊपर बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरे ऊपर जो केस थी वो गलत केस थी। मुझे उस बारे में कुछ पता ही नहीं है, और मुझे मालूम है बार बार मेरे ऊपर, मेरे जैसे लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे डाले जाएंगे। आज यहाँ कोर्ट ने मुझे छोड़ा है, और 2-3 केस डाल देंगे। आपको लगता है कि अभी भी आप पर केस हो सकता है? हेमंत सोरेन के ऊपर हो सकता है, और किसी के ऊपर हो सकता है, महाराष्ट्र में और लोगों के ऊपर हो सकता है। लेकिन डरो मत, डटे रहो, ये मेरा कहना है। हमको डटकर इससे लड़ाई करनी पड़ेगी। आपके हाथ में पावर है, उसका इस्तेमाल आप अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए कब तक चलेगी? ज्यादा दिन नहीं चलता है, ये गलत है, ये अमानुष है। हमारी फैमिली के ऊपर जो संकट है, हमारे ऊपर जो संकट आता है, इतने शाप आपको लगने वाले हैं, ये ठीक नहीं है। आपको भी बाल बच्चे फैमिली है सबको। अगर हमने कोई गुनाह किया है तो जरूर आप हमारे से साथ लड़ाई करिए, लेकिन सिर्फ मैं मेरी पार्टी का, मैं मेरी भूमिका जोर से लोगों के सामने लेकर जाता हूं। मैं लिखता हूं, मैं एडिटर हूं, मैं पत्रकार हूं, इसीलिए आपको तकलीफ है। ये गलत है। नहीं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आपके सुर बदल गए, आप बाहर निकले हैं, आप देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर, मैंने चाहे अच्छा फैसले ले रहे, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई भी, आप देखिए मेरा ट्रैक रिकॉर्ड, मैंने कभी किसी के ऊपर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं की है। आप देख सकते हो, मैं एक जिम्मेदार पत्रकार, एडिटर हूं, जिम्मेदार नेता हूं। मैं हमेशा बाला साहब ठाकरे जी हो, यशवंतराव चौहान हमारे आदर्श रहे हैं, शरद पवार जी के साथ मैं हमेशा रहता हूं, काम करता हूं, उद्धव जी है। हमने बहुत संयमी तरीके से राजनीति की है। हमने कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया हमारे पास भी सत्ता थी। अब देखिए किसका ऊपर हमने गलत इस्तेमाल किया, हमारे सत्ता का। जब कोई करने की कोशिश करते तो हमने रोका, ये मत करो, यह हमारी परंपरा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस की पूछताछ की गई, जो महाराष्ट्र के अभी जो मंत्री है, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ हुआ है, मुझे नहीं लगता। वो कह रहे हैं कि आपने सत्ता का भेजा। मैं कभी सत्ता में नहीं रहा हूं। मतलब महाविकास आघाड़ी जिसको आप मैं कभी सत्ता में नहीं रहा हूं, मैं सत्ता के आसपास भी नहीं घूमता हूं कभी, सबको मालूम है। मैं मेरी पार्टी और सामना के सिवाय किसी को सत्ता नहीं मानता।
मैं एक लिखने वाला एडिटर हूं, हमेशा लिखता हूं, मेरी जो लिखनी है ये मेरी सत्ता है। तो आपका टारगेट अभी भी बीजेपी रहेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे कहते हुए हमें दिखाई दिए कि बीजेपी इसके पीछे है, जो आपको गिरफ्तार किया गया। अगर बीजेपी की सरकार चाहती तो ये गलत काम रोक सकती थी, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन करने के बाद उनको लगा कि मैं इस गैर कानूनी सरकार के लिए खतरा बन सकता हूं, मेरे जैसे लोग, तो उनको अंदर डालो। अंदर डालने का मतलब क्या होता है? गैर कानूनी तरीके से अंदर डालो, खत्म कर दो उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनकी माँ, उनकी बीबी, उनके भाई, उनका परिवार। ये कहाँ की राजनीति देश में आई है, पनपी है? पहले तो कभी नहीं थी। पहले भी सरकारें आई है, सरकारें गई है। तो फिर अचानक ये राजनीति में कड़वाहट खत्म करने की नहीं, बात क्यों जा रही है? आप कह कड़वाहट रहे की हैं- बात ठीक है, ये तो अमानुषता है, निर्घृणता है। अरे मेरे जैसा आदमी तो मरने को तैयार है, लेकिन मेरे मरने के बाद जो चिंगारी भड़केगी ना, आप देख लीजिए। मैं मरने को तैयार हूं, मैं तो पहले भी कहा, आप मुझे जेल में डालिए, मार दीजिए, फांसी पर लटका दीजिए। पीएमएलए अदालत का जो आज जो फैसला आया है आपके मामले में, जब आपको बेल दिया गया, उसमें आपके केस के बारे में एक फैसला है। आप पीएमएलए अदालत ने कहा कि संजय राउत को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था, गैरकानूनी उनकी गिरफ्तारी थी, लेकिन उसके साथ साथ देश की एक एस एजेंसी जिसे कहा जाता है सेंट्रल एजेंसी को, उस पर भी उन्होंने काफी तीखे उनके निरीक्षण उसमें रखे हुए हैं। क्या आप सांसद है, क्या इस मुद्दे को लेकर आप जो कह रहे हैं कि अमित शाह से मिलेंगे, बाकी लोगों से मिलेंगे? डेफिनेटली मैं मिलूंगा। मेरा किसी के खिलाफ मेरे मन में कोई कड़वाहट नहीं है। देश के मुखिया है, गृह मंत्रालय के मुखिया है अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी है। मेरा हक बनता है एज ए पार्लियामेंट, अगर एक सांसद को, जो 20 साल से सांसद है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हूं मैं, अगर एक सांसद को 100 दिन तक गैर कानूनी तरीके से डिटेन करके हमारे देश में रखा जाता है, तो ये आवाज तो उठनी चाहिए। मैं पूछूंगा मेरा गुनाह क्या है। मैं तो ये कहूंगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड इंडिया के अगर जस्टिस ललित हो गए, उनकी लीडरशिप में एक कमेटी बनाकर जांच कर दीजिए, मेरे जैसे कितने लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है। आप कह रहे हैं कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ललित यूयू ललित, Yes. उनके नेतृत्व में एक जांच कमेटी होनी चाहिए। दूसरी बात, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी होनी चाहिए। इस प्रकार जो पॉलिटिकल वेंडेटा के केस चल रहे हैं सेंट्रल एजेंसी की तरफ से, उसकी सुनवाई जेपीसी के सामने होनी चाहिए। ऑल पार्टी जेपीसी, सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले में कमेटी नहीं बनेगी। हमारे जैसे जो लोग हैं, विरोधी है, जो लगता है सरकार ने हमको जिस तरह से खत्म करने की कोशिश की गलत तरीके से, ऐसे बहुत लोग इस देश में है। आक्रोश चल रहा है जेल सलाखों के पीछे। आपने इसके बारे में एक चिट्ठी भी लिखी थी, उस पर प्रधानमंत्री का जवाब भी आ गया था। प्रधानमंत्री ने यूपी चुनाव के बाद जो भाषण किया, उसमें उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई तो चलती रहेगी, चलनी चाहिए। और जो लोग जिनकी आंच आ रही है, फिर वो लोग उस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपको पॉलिटिकल वेंडेटा अपोजिशन में है क्या सब ऐसे लोग? आपके पास नहीं है? बीजेपी में नहीं। मैं 10 नाम नहीं, मैं 100 नाम दे सकता हूं। हमारे पार्टी के लोग आपने लिए हैं, जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, क्या बोलता हूं, सी समरी बन गई। हमारे पार्टी के 7 लोग थे ना, जिसके ऊपर वो जेल में जाएंगे, सीबीआई डालेगी, ईडी डालेगी। आपके लोग पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, एक्शन हो रही थी, रेड्स हो गया हमारे लोगों के ऊपर। तो उनको ईडी के माध्यम से या सीबीआई के माध्यम से ही डरा धमकाकर पार्टी छोड़ने को मजबूर किया है। मैं बोल सकता हूं, मुख्यमंत्री को पूछिए, आज के जो मुख्यमंत्री है उनके बारे में भी कुछ जांच का मैं पढ़ रहा था। तो डरा धमकाकर ही अगर आप शिवसेना को खत्म करना चाहते हो इस प्रकार से, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये मुद्दे को उठाना चाहिए, ज्वाइंट जेपीसी बननी चाहिए, और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लीडरशिप में कमेटी का, कमीशन का गठन भी होना चाहिए। लेकिन अब अगर इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी में कुछ अत्याचार किया, ऐसा आरोप था, तो शाह कमीशन बन गया था। मैं मानता हूं ये भी अत्याचार है। तो शाह कमीशन तो सरकार बदलने के बाद बना था ना, इंदिरा गांधी। अगर आप देखिए, सरकार बदली, लेकिन सरकार जो आई थी वो इमरजेंसी के खिलाफ लड़कर आई थी ना। तो मैं मानता हूं देश की परिस्थिति अगर ऐसी बन रही है, तो इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने वाले लोग सत्ता पर है,
और हमारा आक्रोश सुन लीजिए आप। आज हमने देखा कि आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में। जिस कारण की वजह से शिवसेना जैसी पार्टी टूटी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि शिवसेना के बहुसंख्य विधायक और बहुसंख्य सांसद ये पार्टी से अलग होकर अब कह रहे हैं कि हम ही असली में शिवसेना है, और जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके साथ में गिने चुने लोग रह गए। नहीं, गिने चुने नहीं, 40 सांसद गए, 40 विधायक गए, उसमें से आधे विधायक तो बाहर के पार्टी के थे, ओरिजिनल शिवसैनिक नहीं थे। एकनाथ शिंदे जरूर हमारे शिवसैनिक रहे हैं, गुलाबराव पाटिल शिवसैनिक रहे हैं, और 2-4 लोग हैं, बाकी के सब तो आयाराम गयाराम ही रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां। तो छोड़ दीजिए, नई पार्टी बन रही है, शिवसेना शिवसेना है, चाहे आप कुछ भी नाम दीजिए उसको, लेकिन असली शिवसेना तो उद्धव ठाकरे जी की रहेगी, बाला साहब ठाकरे जी की रहेगी। लेकिन क्या आगे भी शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के साथ ही अपना महाविकास आघाड़ी रहेगी? आज आपने देखा होगा, अगर आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है, 2 युवा नेता है जो आगे जाकर देश का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। और मैं ठाकरे परिवार को जानता हूं, आदित्य को भी जानता हूं, वो अगर किसी के साथ चल रहा है, उनका हाथ पकड़कर चल रहा है, तो कभी जिसका हाथ पकड़ा है उसके पीठ में खंजित नहीं खुपसेगा, वो पीछे नहीं हटेगा। देवेंद्र फडणवीस तो कह रहे थे कि आप लोगों ने उनसे वादा खिलाफी की, आप जो वादा किया गया था उसके वजह से हुआ, और उसके लिए उन्हें ये बदला लेना पड़ा, और वो खुश है कि ये बदला लिया गया। नहीं, बदले की भावना देवेंद्र जी जो नेतृत्व करते जिस पार्टी के, बदला बदला बदला, और जिस संघ परिवार से आए हैं, बदला पाकिस्तान से लेना चाहिए, बदला चीन से लेना चाहिए, बदला टेररिस्ट से लेना चाहिए। हाँ, बदला शिवसेना से, यहां से वहां से, ये क्या, कौन सा बदला, ये कौन सी भाषा है, ये कौन सा संस्कार है? बदला लेने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। बदला तो जो लोग कश्मीर में हमारे पंडितों का किलिंग कर रहे हैं उनसे ले लो बदला। जो लोग हमारे जवानों को मार रहे हैं आप उनसे बदला लीजिए। जो चीन घुस गया है लद्दाख तक, आप उनसे बदला लीजिए, उनकी भाषा आप करें। हमसे क्यों बदला लेते हो आप? हम कौन है? इस देश में राजनीतिक पार्टी जो अपनी भूमिका लेकर आगे जा रही है, अपनी अलग भूमिका है, ठीक है, आप उनसे बदले की भाषा कर रहे हो, उसका मतलब है देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लेकिन क्या इसमें उद्धव ठाकरे की कोई गलती नहीं है? पार्टी के नेतृत्व से नाराज होकर पार्टी के ज्यादातर विधायक पार्टी छोड़कर अगर दूसरे अपना एक गुट बना लेते हैं और कहते हैं कि हम ही पार्टी है, उसमें पार्टी के नेतृत्व की कोई गलती नहीं है? होता है, हर पार्टी के जीवन में इस प्रकार के क्षण आते हैं। जिस दिन सत्ता चली जाती है तो लोग भाग जाते हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं। ये अनुभव तो सभी ने लिया है, कांग्रेस ने लिया है, एनसीपी ने लिया है, बीजेपी ने भी लिया है। जब सत्ता चली गई तो लोग आते हैं जाते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं। शिवसेना ये सब अब भुगत रही है, उस अनुभव से जा रही है। हमको बहुत कुछ, ये जो 4-5 महीने में हम बहुत कुछ सीख गए हैं, हम वापस खड़े रहेंगे। क्या ये 40 विधायक, एकनाथ शिंदे, उनके लिए शिवसेना के दरवाजे, या अगर देखिए उसमें से बहुत से विधायक आज भी हमारे संपर्क में है। अभी आपके सामने जो फोन आया था मुझे, जो बात कर रहा था, आपने देखा होगा, वो भी किसी उस गट का ही एक वरिष्ठ नेता का था, जो मेरी हालचाल पूछ रहा था, आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है। व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं, राजनीति अलग। नहीं, देखियो, हर एक की मजबूरी का फायदा उठाकर उनको किडनैप किया गया है। नहीं, लेकिन राउत साहब, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ये सवाल हमने एकनाथ शिंदे को भी पूछा था। इससे पहले हमने देखा है कि एआईएडीएमके जैसी पार्टी अलग हो गई थी, दोनों साथ में आ गए। तेलुगु देशम जैसी पार्टी, उसमें बगावत हो गई थी, उसके बाद दोनों फ्रैक्शन साथ में आ गए। क्या शिवसेना में यह कभी नहीं हो सकता? दोनों कह रहे हैं कि हम बाला साहब के विचार लेकर आगे चल रहे हैं, दोनों के नाम में बाला साहब रखा हुआ है। देखिए, बाला साहब का नाम आपको स्वार्थ के लिए चाहिए, नहीं तो आप लोग आपको जूते मारेंगे। ये असली नकली का झगड़ा नहीं है, शिवसेना एक ही असली होती है। ये असली नकली ये टेम्पररी फेज है। अंधेरी में जो इलेक्शन हो गया आपने देखा होगा, ठीक है, बीजेपी नहीं लड़ी, डर गई, या शिंदे का कोई उम्मीदवार नहीं रहा, फिर भी चुनाव हो गया और लगभग 68,000 वोटर्स बाहर निकलकर उसने शिवसेना का जो नया चिन्ह था मशाल, उसके ऊपर अपने वोट डाले हैं ना। तो रिश्ते खत्म हो गए अभी पूरी तरीके से?
देखिए, रिश्ते तो हमने कभी नहीं तोड़ी थे। वो जो लोग थे उसमें से बहुत लोग ऐसे थे जो पुराने शिवसैनिक किस मजबूरी में चले गए उनको मालूम। हमने बार बार उनको समझाने की कोशिश भी की उस वक्त, ये गलत आप कर रहे हो। लेकिन अभी आप कोशिश करेंगे? मुझे लगता है उसमें से ऐसे कुछ लोग हैं वो वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो संजय राउत कह रहे हैं कि अभी भी उनको उम्मीद है कि कुछ लोग वापस आ सकते हैं, और ये बार बार वो कह रहे हैं कि उनके तेवर बदले नहीं है, इसीलिए अब कल से उनकी भाषा क्या रहेगी उस पर हम ध्यान रखेंगे। लेकिन सईद, आपने सुना संजय राउत 100 दिन जेल में काटने के बाद आज जब वो बाहर निकले कल रात को, आज पहली बार आज तक के सामने आकर अपनी भूमिका प्रेक्षक दर्शकों के सामने रखी।